नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीछे मैंने 3 या 4 वीडियो शायद डाले हैं। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। और एक बार आप लोग हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाया कीजिए, फिर देखिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा हमेशा की तरह। ABC क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर की। प्रत्येक तिमाही के अंत में A अपनी पूंजी आधी कर लेता है और B अपनी पूंजी दुगनी कर लेता है। C अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता। यदि वर्ष के अंत में A का लाभ 24,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है, ये हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना है। तो आपको पता होगा कि लाभ जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अनुपात पर ही बेस्ड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले तो A का देखेंगे कि A पूंजी कैसे लगा रहा है। तो कह रहा है कि ABC में शुरुआत कितना किया है, तो 4:2:9 से, यानी A की पूंजी शुरुआत में 400 रुपया लगा के रखा। आगे क्या कहता है कि प्रत्येक तिमाही के अंत में A अपनी पूंजी आधी कर लेता है, यानी कि अगर ये शुरुआत में 400 रुपया लगाया था तो ये पैसा इसका सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए लगा रहा। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि अगली तिमाही के लिए इसने पूंजी आधी कर ली, यानी अगले 3 महीनों के लिए इसने पूंजी आधी कर ली, यानी पूंजी कितना है तो 200। यहाँ पे 4:2:9 दे के रखा है, तो हम लोग इसको 400, 200 और 900 लेके चल रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़े। 0 लगाने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। और फिर अगले 3 महीनों के लिए इसने पूंजी आधी कर दी होगी, यानी 100 लगाया होगा। और फिर अगले 3 महीनों के लिए इसने पूंजी आधी कर ली होगी, यानी कि 50 लगाया होगा। ये इसने पूंजी लगाई होगी A ने। तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको इधर से लिख देते हैं या इसको इस तरीके से लिखते हैं। काफ़ी लंबा चला, ऐसे तो काफ़ी लंबा बोर्ड ही भर जाएगा। ऐसे समझिए कि 400 रुपये इसने 3 महीने के लिए लगाया, अगली बार पूंजी आधी कर ली होगी। 200 रुपये इसने 3 महीने के लिए लगाया, फिर पूंजी आधी कर ली होगी, यानी 100 रुपये 3 महीने के लिए, और फिर पूंजी आधी कर ली होगी, यानी 50 रुपये 3 महीने के लिए। कुल इसकी पूंजी और टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना रहा होगा, और ये प्लस हुआ होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि B जो है सो अपनी पूंजी दुगनी कर लेता है। और B के बारे में कह रहा है कि अपनी पूंजी कितनी कर लेता है, तो दुगनी कर लेता है। तो B का मान लेते हैं हम लोग 200 रुपये लगा के शुरुआत किया होगा, और पहले 3 महीनों के लिए 200, अगले 3 महीनों के लिए पूंजी दुगनी करें यानी 400, अगले 3 महीनों के लिए ये 800 कर लेगा, और अगले 3 महीनों के लिए ये 1600 कर लेगा। चूँकि हमसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में A का लाभ 24,000 है, यानी 1 साल का ही बात कर रहा है, यानी पूरे के पूरे 12 महीने का ही बात हो रहा है, और 3-3 महीने में है। और C के बारे में हमसे कह रहा है कि C अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो C अगर अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता और C लगा कितना रहा है तो 9 यूनिट। तो हम लोग इसको 400, 200 माने तो इसको कितना लेना होगा तो 900। और इसकी पूंजी जो है सो 12 महीने के लिए लगी रही। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया और 3 से 1 काट गया, 3 चौका 12। यहाँ से इसकी पूंजी देखेंगे 4, 2, 6। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ भी काट सकते थे, सब में है 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अच्छा, यहाँ पे एक ही जीरो है ना, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक ही जीरो है तो कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको जोड़ के ही लिख लेते हैं, बाद में काटेंगे। तो हम लोग कहेंगे 4, 2, 6, 1, 7 और ये 750। इसका होगा कि 16, 4, 20, 8, 10, यानी कि 3000। इसका जो निवेश होगा वो 9 चौका 3600। अब इसको काटिएगा आप, तो 0 से 0 तो कट जाएगा, 1 जीरो तो कम से कम कटेगा ही कटेगा। इसको काटिएगा तो मेरे ख्याल से ये 15 से कट जाएगा, तो 15 पचे 75, ये 15 दूना 30, और ये 15 से काटिएगा तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि जो रेशियो बन रहा होगा 5:20:24 बन रहा होगा। यही इसके प्रॉफिट का अनुपात होगा, यही इसके प्रॉफिट का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इसका अनुपात हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में A का लाभ 2400 है, यानी हम कह सकते हैं कि इस 5 यूनिट का रिजल्ट, A का लाभ तो यही है 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का रिजल्ट कितना है तो 2400 है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा, हम आपको इसको काटेंगे तो 5 चौका 20 और 25 40, यानी 4800 रुपये। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया 4800। हमसे पूछ रहा है कि तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ इसका 5, इसका 20, इसका 24, इसको ऐड कीजिएगा तो 20 और 25 और 24 कितना हो जाएगा तो 49 यूनिट।
अगर 1 यूनिट का रिजल्ट 4800 है तो 49 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2,35,200 रुपये। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को चाहते तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी कर सकते थे। इसको लिखने का सिर्फ तरीका है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, क्योंकि ये लंबा होता है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आएगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ABC एक व्यापार में भागीदार है। A जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई लाभ का 1/7 का दावा करता है। B जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए उपयोग की गई लाभ के 1/5 का दावा करता है। C ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश किया। A का निवेश कितना है। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे A है, B है और C है। तो कह रहा है क्या कि A जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए निवेश की गई, तो हम लोग मान लेते हैं कि B ने 100 रुपये की पूंजी निवेश की होगी 5 महीने के लिए। आगे कहता है अच्छा लाभ का दावा कितना लाभ का दावा करता है, प्रॉफिट, तो 1/7 लाभ का दावा करता है ये। आगे कहता है कि B जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए लगी रही, तो हम लोग मान लेते हैं कि B की पूंजी Y होगी और ये 7 महीने की लगी रही होगी। और लाभ का दावा कितना कर रहा है, तो 1/5 लाभ का ये दावा कर रहा है। C के बारे में कह रहा है कि ये 4600 रुपये पूंजी का निवेश करता है और कितने समय के लिए, तो 9 महीने के लिए। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग करते क्या है कि प्रॉफिट का जो अनुपात है उसको हम लोग अपने मन से ले लेते हैं, है तो ये रेशियो ही, और ऐसी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि जो 7 और 5 से आसानी से कट जाए। तो हम लोग मानते क्या है कि 7 और 5 से आसानी से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, तो इनका एलसीएम यानी कि 35। तो हम लोग मानते हैं कि टोटल जो कुल लाभ हुआ होगा, टोटल जो प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, तो 35 यूनिट हुआ होगा। ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं ताकि आसानी से कट जाए और हमारा सीधा सा रेशियो बन जाए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से। तो हम लोग कह रहे हैं कि 35 में से ये 7 से कटेगा तो 5 बार में, यानी 5 हिस्सा लाभ किसको हो रहा होगा, तो A को, और इस 35 में से 7 हिस्सा लाभ किसको हो रहा होगा, तो B को। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि टोटल 35 यूनिट में से 7 और 5 12 यूनिट लाभ किसको होगा, तो A और B को मिलाकर, तो A प्लस B का जो लाभ है वो कितना है, तो 12 यूनिट। तो हम लोग C का लाभ यहाँ से बता सकते हैं कि C का लाभ कितना होगा, तो 23 यूनिट। इसमें से इसको घटा के C का लाभ कितना होगा, तो 23 यूनिट इसका लाभ होगा। तो C का लाभ हो जाएगा 23 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ये 23 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 46 गुना 9 को। तो हम लोग यहाँ से कहें कि भाई 23 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 4600 गुना 9 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 23 दूना 46 और 9 दूना 1800 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर दिया 1800 को। यहाँ पे आप आके समझिएगा कि चूंकि इसका निवेश x × 5 था और कटकुटा के ये 5 आया होगा, यानी x का मान कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट x का मान होगा। और y का मान कितना होगा, तो 1 कटकुटा के 7 आया होगा, तो y का मान भी कितना होगा, तो 1 यूनिट ही होगा। और 1 यूनिट का रिजल्ट 1800 है, तो हम कह सकते हैं कि A द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी, तो 1800 रुपये होगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आसान सा ही क्वेश्चन था ये, हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं था B निकालने का, क्योंकि हमसे सिर्फ A का पूछा था, तो 1 का 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1800 डायरेक्ट हमसे पूछ सकता था कि B का बता दीजिए, तो B का भी 1 यूनिट हमसे पूछ सकता था कि A और B का योग बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट के जब रिजल्ट निकाल लिए, तो बाकी हम लोग यहाँ से x और y के मान ही निकालने थे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, चूँकि ये कट के 5 आया होगा, इसीलिए इसका मान कितना होगा, तो 1 यूनिट होगा, जो भी इसका अमाउंट रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, और इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे होंगे तो ध्यान रखिए। देखिए जैसे हमसे ये दे के रखा है कि 5x + 2y रेशियो 10x + 3y = 5:9 है, और हमसे इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ समझे कि इक्वल का मतलब ही समानुपात होता है। या आप इक्वल दे के रखा हो या समानुपात दे के रखा हो, दोनों एक ही बात है। तो जब भी समानुपात का बात करेगा तो आपको पता है कि बाहर बाहर वाले का गुणनफल अंदर अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है, अंदर अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग नहीं निकाल के डायरेक्ट x और y का मान ही निकालेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 9 × 5 = 45x, और अब यहाँ से भी हम लोग x का मान ही उठाएंगे। जैसे एक बार यहाँ से x का मान उठा लिए 9 के लिए, तो यहाँ भी हम लोग x का मान उठाएंगे, तो 10 × 5 = 50x, 10 × 5 = 50x।
ये 45x हो जाएगा 9 के लिए और 50x हो जाएगा। x को मान को हम लोग एक साथ उठा के रखेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे। x के मान को एक साथ उठा के रखेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे। साथ ही साथ हम लोग y के लिए लेंगे तो 9 × y ये तो 18y यहाँ हो जाएगा और 5 से गुना करेंगे तो 15y यहाँ हो जाएगा और इसका भी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे तो डिफरेंस ही लेंगे। हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा तो 3y। तो यहाँ से x और y का अनुपात हम लोग निकाल सकते थे, 3:5 होता, ज़्यादा आसान पड़ता। और यहाँ के बाद हमसे यहाँ पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, तो हमको x का मान पता चल गया और y का मान भी पता चल गया। तो x कितना हो जाएगा तो 9 दूना 18, 3 यहाँ पे x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 प्लस y का मान 5 है तो 25 दिया 75। इसके बाद यहाँ x का मान रखेंगे तो 9 चौका 36 और यहाँ y का मान रखेंगे 5 तो 25, यहाँ पे स्क्वायर है तो 25 9 225। 3 से कट रहा है तो काट दीजिएगा, जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 6 18, 25 दिया 75, 12 दिया 36 और 3 से काटिएगा तो 3 7 21, 1 15 और 3 5 15। इसको ऐड कीजिएगा तो 25 और 6 कितना हो जाएगा तो 31 और इसको ऐड किया तो 75 और 85 हो तो 87, यानी जो हमारा आंसर आ रहा होगा 31:87 आ रहा होगा। तो मेन जो आपको काम करना है, आपको यहीं से ध्यान रखना है कि जब भी इक्वल के साथ देगा रेशियो का साइन तो हमेशा ये समानुपात में होंगे, यानी बाहर वाले का गुणनफल जो अंदर वाले गुणनफल के बराबर होगा। साथ ही साथ आप लोग एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट हम लोग इधर उधर इक्वेशन को इधर उधर करने के बजाय डायरेक्ट x का मान को एक साथ और y के मान को एक साथ ही लेते हैं। दोनों में से पहले x का मान उठाएंगे तो 9 × 5 = 45x और यहाँ पे 10 × 5 = 50x इसका अंतर, और यहाँ पे 9 दूना 18y और 5 तिहाई 15y इसका डिफरेंस यहाँ डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, आसान होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 था। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा, तो ये लड़कों का अनुपात है और ये लड़कियों का अनुपात। हमसे कह रहा है कि शुरुआत में कितना था तो 7:6 था। कह रहा है कि यदि 4 लड़के समूह में आ जाते हैं और 3 लड़कियां समूह से चली जाती हैं तो यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आपको देखना है कि बाद में अनुपात कितना हो गया तो 4:3 हो गया। ऐसा हुआ कब, जब 4 लड़के समूह में आ गए हैं और 3 लड़के समूह से चली गई हैं। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। 4 तिहाई 12 6 चौका 24, 7 तिहाई 21 सॉरी 7 तिहाई 21 और 6 चौका 24। इसका अंतर ले लेना है 3 यूनिट और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 12 प्लस का और 4 तिहाई 12 माइनस का। जब इसका अंतर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से घटाना नहीं है, ध्यान रखिए, इसका अंतर लीजिएगा तो अंतर लीजिएगा और प्लस माइनस रहेगा। पीछे बता चुके तो प्लस माइनस रहेगा तो अंतर आपस में क्या होता है तो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 24। और यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का रिजल्ट कितना, 3 यूनिट का रिजल्ट, सॉरी यहाँ 3 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया तो 24। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 8। और यहाँ से पूछा कि टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या बता दीजिए, 7 6 13 यूनिट, तो ये 13 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का रिजल्ट 8 है तो 13 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 104। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हम आपको उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। पीछे भी मैंने काफ़ी कुछ इस बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, तो जिनको यहाँ पे ये बात कम समझ में आएगी मेरा पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर में ही, वहाँ से बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2x + 1 x + 2 2 और 5 समानुपात में हैं, तो 3.5 × 1 - x और 8 एवं 8 × 1 - x के बीच का मध्य समानुपात ज्ञात करें। तो आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये समानुपात में है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x + 1 अनुपात x + 2 प्रोपोर्शन 2:5 इस रेशियो में है, समानुपात में है का मतलब यही है। तो हमको समानुपात का मतलब होता है कि बाहर वाले का गुणनफल अंदर वाले गुणनफल के बराबर होगा। तो हम इसको गुना करते हैं तो 5 दूना 10x + 5 बराबर होगा किसके तो इसके, यानी 2x + 4 के। तो 10x में से 2x गया तो 8x और यहाँ पे 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया तो -1/8।
मेन काम यहाँ है बस इस x को उठा के यहाँ पे -1/8 रख देना है। तो इसको और समान बोल रहा है इनका मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है, तो इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात आती होंगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 3.5 × 1 - x × 8 × 1 + x, इसका हमको वैल्यू चाहिए होगा, इसका हमको वैल्यू चाहिए होगा। तो यहाँ पे x का मान रखिएगा। पहले तो इस 3.5 यानी 3.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 7/2। x का मान यहाँ पे -1/8 रखिएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +1/8। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9/8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका मान रखिएगा -1/8। तो 1 - 1/8 कितना हो जाएगा, तो 7/8। आप देखिएगा ध्यान से, इस 8 से 8 कट जाएगा। यहाँ से निकालना है, 7 2 बार है तो 1 7 बाहर हो जाएगा, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, और 8 दूना 16 का 4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ काटिएगा तो 21/4 आएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 5.25। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कैलकुलेशन है सिर्फ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप भी इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा तो आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 1029 है तथा वे 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का जो अनुपात देकर रखा है 1:2:4 देकर रखा है। ध्यान रखिएगा कि जब भी बात करेगा कि वर्गों का योग है, गुणनफल है, तो हमारा ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि हम इसके साथ कुछ ले लें, यानी कि x। तो इसका मान x है, इसका 2x है, इसका 4x है। आगे क्या कहता है कि हमसे, अब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 4x है और सबसे छोटी संख्या x है, और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। यानी हमको 3x का मान चाहिए। तो 3x का मान चाहिए तो x का मान चाहिए। आगे क्या कहता है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है। तो इसका अगर हम लोग वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा 16x²। और इनके वर्गों का योग जो है, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 4 20 और 1 21x² किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1029 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x² किसको, इसको काटिएगा तो कटेगा कितना बार में, तो 49 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 7। अगर x 7 है और बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 3x। अगर x 7 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 21। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। आसान से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। MTS 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका लैंग्वेज इतना काफ़ी ज़्यादा है कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ही परेशान हो जाता है। जबकि आप इसको क्वेश्चन को सिर्फ बनाने की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों से अनुपात, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का रसायन की पुस्तकों से अनुपात के समान है। आगे कहता है कि यदि 144 गणित की किताबें और 100 रसायन की किताबें हैं तो गणित और भौतिकी की कुल संख्या का रसायन और भौतिकी की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो गणित की संख्या तो हमको यहाँ से पता है कि 144 है और रसायन की संख्या भी 100, यहाँ पे 100 है। मेनली हमको यहाँ पे भौतिकी की संख्या का ही पता लगाने की भौतिकी की पुस्तकें कितनी हैं। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्या क्वेश्चन कहता है और पढ़िएगा और उसी तरीके से करते चलिएगा, आपको आसान लगेगा। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या भौतिकी की पुस्तकों से अनुपात, तो गणित के लिए हम लोग m मान लेते हैं और भौतिकी के लिए हम लोग p मान लेते हैं, फिजिक्स। और इनका अनुपात जो कह रहा है कि गणित और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का जो अनुपात है वो भौतिकी और रसायन की पुस्तकों के अनुपात के बराबर है। तो भौतिकी और रसायन, सी फॉर केमिस्ट्री मान लेते हैं, इनके अनुपात के बराबर है। यहाँ से आप देखिएगा तो प्रपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो p² होगा वो बराबर होगा किसके, तो m × c के। तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो √m × c। m का मान कितना है, 144। मैथ की किताबें 144 है और केमिस्ट्री की किताबें 100 है। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं 144 × 100। इसको जब निकालिएगा तो यहाँ से 12 बाहर हो जाएगा 144 का और यहाँ से 10 बाहर होगा। तो फिजिक्स की कितनी किताब हो जाएगी, 120। और हमको सिर्फ यही निकालना था कि फिजिक्स की पुस्तकें कितनी हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि गणित और भौतिकी की कुल संख्या, तो गणित और भौतिकी की कुल संख्या
गणित और भौतिकी की कुल संख्या और रसायन और भौतिकी की कुल संख्या का अनुपात हमको निकालना है, और रसायन और भौतिकी की कुल संख्या का अनुपात निकालना हमको ये निकालना है। तो मैथ की किताबें कितनी है 144 और इसकी किताबें कितनी है तो 120। 144 और 120 कितना हो जाएगा तो 264। केमिस्ट्री किताबें हैं 100 और फिजिक्स की किताबें 120, तो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स कितना हो जाएगा तो 220। इसको काटिएगा तो 4 2 6, ये 11 से कट जाएगा। 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 11 दूना 22। अभी भी कटेगा 4 से तो 4 छक 24 और 4 पचे 20। तो ये अनुपात जो होगा 6:5 होगा, और ये हमसे पूछ रहा था, ये हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि एमटीएस में जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, तो एमटीएस में क्वेश्चन जो है लैंग्वेज भले ही काफ़ी ज़्यादा दे देगा आपको, लेकिन क्वेश्चन आसान होगा। जब आप एक बार बनाना शुरू कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।